हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के ऊपर है और इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि जितने भी परीक्षाओं में पूछते हैं उन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की यदि हम बात करें, इसके शासन की बात करें तो संविधान में इसको मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है ना। पहला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, विधायिका कहलाता है। दूसरा कार्यपालिका कहलाता है और तीसरा क्या कहलाता है, न्यायपालिका कहलाता है। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम विधि बनाना होता है, कानून बनाना होता है, जबकि कार्यपालिका का जो काम होता है उस विधि या कानून के हिसाब से चलना होता है, उसी के हिसाब से काम करना होता है और उस विधि या कानून को लागू करने का काम होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का काम होता है। और यदि विधायिका या कार्यपालिका संविधान के हिसाब से न चलें तो उसको ठीक करने का जो काम होता है वो किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको मुख्य रूप से क्या बताने वाला हूँ, कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका से मैं शुरू कर रहा हूँ और कार्यपालिका से संबंधित जो भी चीज़ें वो हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है ना। लेकिन एक्चुअली में देखें तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है ना। वो क्या होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन औपचारिक तौर पे देखें तो वो क्या होता है? राष्ट्रपति ही होता है। साथ ही साथ ये विधायिका का भी औपचारिक प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति विधायिका का औपचारिक प्रधान होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कानून बनता है या कोई विधि बनता है तो उस पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करते हैं? वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, है ना। इसलिए औपचारिक रूप से यदि आप विधायिका की बात करें तो अंतिम रूप से कौन प्रधान होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आज ये पूरा चीज़ हम किसके बारे में समझेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है ना। कार्यपालिका का प्रधान भी होता है और विधायिका का औपचारिक प्रधान होता है। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति पद हेतु उनकी क्या योग्यता होना चाहिए? उम्मीदवार पद हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर कि वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। और दूसरा जो इसका शर्त है वो क्या है? वह कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है क्या कर लिया हो? पूरी कर लिया हो। ठीक है, और कौन कौन सी योग्यताएं हैं, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो है कि नहीं, तीसरी, सॉरी, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। राष्ट्रपति पद हेतु लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता रखता हो। चौथा जो है ये क्या है? लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं करता हो, इसको कहते हैं लाभ के पद पर ना हो, है ना। यदि वो किसी नौकरी में है ना, तो वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। उसको उस पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद ही वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो लाभ के पद मतलब समझ में आया। चाहे राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद में ना हो, है ना, सरकारी कर्मचारी ना हो, तो उसको कहते हैं लाभ का पद। पागल या दिवालिया ना हो, तो ये भी एक शर्त है ना। पागल तो समझते हैं, दिवालिया मतलब दिवालिया घोषित ना हो मतलब उसको उसकी पूरी धन संपत्ति
सब कुछ गंवा दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, इसके शर्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, है ना, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है। तो यदि हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करें तो इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है ना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या है और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या है, तो इसको आप सिंपल सा समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है ना, जनता सीधे प्रतिनिधि को वोट देती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, जैसे यहाँ पर ले लो, ऐसे कौन कौन से चुनाव हैं जो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की यदि हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है। इसमें हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, है ना, लोकसभा और विधानसभा में। तो हम सीधे सीधे हम अपने जो विधायक हैं उसको वोट देते हैं, है ना, या जो हमारा जो लोकसभा का उम्मीदवार होता है हम सीधे उनको वोट देते हैं, डायरेक्टली उनको चुनते हैं। तो इस टाइप के जो चुनाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। तो ऐसा भारत में कौन कौन सा चुनाव है जो अप्रत्यक्ष होता है। यदि आप अप्रत्यक्ष की बात करो तो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव है। तो इसको याद कर लेना है आप लोगों को। इतने का जो है ना अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है ना। तो इसको अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति क्यों कहा जाता है, इसको अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो चुनाव करते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। हमने मान लीजिए किसी विधायक को चुना है तो विधायक जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों को वोट दे सकता है, या हमारे द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोग उस चीज़ को चुनते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को इसमें अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल करता है। तो ये याद रखिएगा, एक क्या होता है, निर्वाचक मंडल करता है, एक निर्वाचक गण करता है, निर्वाचक मंडल करता है। और एक निर्वाचक मंडल में किसके किसके सदस्य शामिल होते हैं, तो इसके ये नोट कर लीजिएगा। लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, है ना। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो इनमें से क्या क्या शामिल नहीं होते हैं उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसमें से जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते, और जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उनको शामिल नहीं किया जाता है ना। इसके अलावा और एक पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है, संघ शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, उसके भी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है, समझ में आया है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है, और निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये याद रखना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो उनका जो वोट है ना, वोटिंग में किसी संसद या किसी विधायक का जो मत है या वोट है वो कितने पर ये होता है, इसका एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना है ना।
याद रखिएगा कि विधानसभा के एक सदस्य का जो मत का मूल्य है, मत का जो मूल्य है वो किस तरीके से निकाला जाता है ना। तो ये एग्जाम में आता है, इसको याद ही रखना है। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित 1000, है ना, भागित 1000। यदि हम इसको गुणा रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 1/1000। तो इसको ध्यान रखना है, यदि भाग रूप में होगा तो भाग 1000 होगा और गुणा रूप में होगा तो गुणा 1/1000। तो विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित 1000 या गुणा 1/1000, है ना। इसके अलावा एक संसद का मत मूल्य क्या होता है ना। एक संसद का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों का मतों का कुल संख्या बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ये एक सांसद का मत मूल्य होता है ना। एक सांसद का मत मूल्य होता है। और तो इस तरीके से हम मतों की क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये क्या होता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। प्रमुख बातों को नोट कर लीजिएगा। सभी लोगों का धन्यवाद।